नमस्कार मित्रों, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हिंदी कथा साहित्य में महिला रचनाकारों के योगदान पर एक श्रृंखला चलाई है। आज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे मन्नू भंडारी जी के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे मन्नू भंडारी जी के कथा साहित्य में वर्णित कतिपय समस्याओं के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर ढींगरा एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी इन शिवाजी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। आइए डॉक्टर ढींगरा का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज इस विषय में हमें क्या बताएंगी। मैम, आपका स्वागत है। हिंदी कथा साहित्य में महिला रचनाकार निरंतर अपनी योग्यता को साबित करती आ रही हैं। इस श्रृंखला में हम मन्नू भंडारी जी के कथा साहित्य में जिन जिन समस्याओं को उन्होंने उठाया है, चाहे वो सामाजिक हों, राजनैतिक हों, धार्मिक हों, पारिवारिक हों, व्यक्तिक हों, उन सभी के विषय में एक विहंगम दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था। 2 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनों के बाद मन्नू जी का जन्म हुआ और इसलिए इन्हें सब बहुत अधिक प्यार करते थे। इनका वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी है, किंतु सब इन्हें प्रेम पूर्वक मन्नू बुलाते थे और शायद इसीलिए इन्होंने अपनी साहित्यिक सृजनात्मक जो इन्होंने रचनाएं की, उनमें इन्होंने इसी नाम का प्रयोग किया। इनके पिता श्री सुख संपत राय हिंदी के जाने माने लेखक हैं और उन्होंने हिंदी पारिभाषिक कोश का निर्माण किया था। मन्नू जी की अगर हम साहित्यिक रचनाओं पर दृष्टिपात करें तो उन्होंने कई सारी विधाओं में साहित्य सृजन किया है। जैसे कहानी संग्रह हैं उनके एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, सयानी बुआ, स्त्री सुबोधिनी, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु और श्रेष्ठ कहानियाँ, आँखों देखा झूठ, नायक, खलनायक, विदूषक। इसी प्रकार इन्होंने उपन्यासों का भी सृजन किया। 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, स्वामी, महाभोज और कलवा। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी हैं, जिनमें रजनीगंधा, निर्मला, स्वामी, दर्पण, समय की धारा को लिया जा सकता है। इनके नाटकों में बिना दीवारों का घर और महाभोज उपन्यास का इन्होंने नाट्य रूपांतरण किया है। इन्होंने प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूं का प्रौढ़ शिक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उसका भी रूपांतरण किया है। अगर इनके संस्मरणों को देखा जाए तो इन्होंने कितने कमलेश्वर नाम से अपने संस्मरण लिखे हैं। हिंदी कहानियों त्रिशंकु, एक खाने आकाश नाई, यही सच है और उपन्यास आपका बंटी पर फिल्में भी बन चुकी हैं। 19 जुलाई को बीबीसी ने इनकी रचनाओं पर एक फीचर भी लिखा था। इनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी पर इन्हें 2008 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। साहित्य जगत में अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठक वर्ग में अपना एक स्थान ग्रहण करने वाली मन्नू भंडारी जी का विवाह राजेंद्र यादव से हुआ और कह सकते हैं कि क्योंकि राजेंद्र यादव स्वयं में एक प्रतिष्ठित रचनाकार थे, इसलिए
इनकी साहित्य में जो पैनापन आया, जो इनकी सृजनात्मकता में निखार आया, वो इनके विवाह के उपरांत हमें और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन्होंने 1950 में लिखना प्रारंभ किया था। इनकी पहली रचना नया समाज पत्रिका में प्रकाशित हुई, किंतु उस समय के समाज ने उस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। इसके बाद इनकी कहानी पत्रिका में प्रकाशित कहानी मैं हार गई चर्चा का विषय बनी और इसी से मन्नू भंडारी जी को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। मित्रों, प्रत्येक युग कोई ना कोई समस्या को लेकर अपने में समेटता है और उस समाज में रहने वाले लोग उस समस्या से रूबरू होते हैं। मध्यकाल में बाल विवाह, अनमेल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, सती प्रथा आदि समस्याएं हमें दिखाई देती हैं। आज इन समस्याओं का हमें कहीं पर भी बहुत अधिक दिखाई हमें नहीं देती हैं समस्याएं, और ये लगभग खत्म होती जा रही हैं। कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात नवीन परिवेश के परिणाम स्वरूप मूल्यों में परिवर्तन आया और इन मूल्यों में परिवर्तन के कारण समाज में अनेक और समस्याओं ने जन्म लिया और मनुष्य उन पुरानी समस्याओं से हटकर इन नवीन समस्याओं से न केवल घिरा अपितु इनका समाधान निकालने में व्यस्त हो गया। मूल्यहीनता की अतिव्याप्ति मनुष्य के जीवन में संबंधों को, दरकते संबंधों को हमारे सामने बहुत आसानी से प्रकट करती है। डॉक्टर पुष्पाल सिंह के अनुसार अब मूल्यों में परिवर्तन बड़े द्रुतगामी हो रहे हैं। इस परिवर्तन की प्रक्रिया इतनी तेज है कि अब किसी युग के जीवन मूल्य पिछले युग के जीवन मूल्यों से ही अलग दिखाई नहीं देते, अपितु आज एक ही व्यक्ति अपने छोटे से जीवन में या विभिन्न दशकों के और भी छोटे से समय में मूल्य दृष्टि के इस परिवर्तन का अनुभव करता है। व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपने सुख और दुख को साझा करता है, संतोष का अनुभव करता है। परिवार में ही रहकर वो विभिन्न संबंधों को जानता है, समझता है और तद अनुरूप आचरण करता है। वह अपने अंदर सद्गुणों का विकास जैसे प्रेम, स्नेह, त्याग, ममता, बलिदान, एक दूसरे से बांटकर चीज़ों को साझा करना, इन सब को परिवार के साथ ही सीखता है। किंतु आज हम देख रहे हैं कि परिवार में हम की भावना के स्थान पर लगातार हमें मैं की भावना दिखाई देती है। व्यक्ति दिनों दिन आत्म केंद्रित होता चला जा रहा है। वो अपने स्वार्थ के लिए ये नहीं देखता कि मैं अपने ही परिवार के लोगों का गला किस तरह से रेत रहा हूँ। संयुक्त परिवारों के विघटन होने के साथ साथ तलाक की समस्या ने भी जन्म लिया। लोगों में सहन करने की शक्ति दिनों दिन कम होती चली गई। डॉक्टर पुष्पाल सिंह के अनुसार ही आज मानवीय रिश्ते उसी रूप में माने नहीं रहे जैसे पहले कभी थे। संयुक्त परिवारों के विघटन और रोजी रोटी की तलाश में परिवारों के सदस्य का बाहर जाकर बस जाना आज परिणाम स्वरूप परिवार बिखर रहे हैं और छोटी छोटी इकाइयों में बट रहे हैं जो अपने तक ही सीमित हैं। संयुक्त परिवार मित्रों उसे कहा जाता है जहां पर एक से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हुए रहते हैं, अपनी समस्याओं से एक दूसरे को अवगत कराते हैं, मिलजुल कर उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं और ज़्यादातर इसमें हम की भावना रहती है। मन्नू भंडारी ने अपने कथा साहित्य में व्यक्तिगत किंतु सामाजिक इस समस्या को बहुत बारीकी के साथ चित्रित किया है कि आज व्यक्ति क्योंकि शिक्षित है
और शिक्षा के कारण उसको नौकरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर कई बार मजबूरी में जाना पड़ता है। इसलिए संयुक्त परिवारों का विघटन होना शुरू हो गया है। एक खाने आकाश नाई, छत बनाने वाले, सज़ा, इनकम टैक्स, नीम आदि कहानियों में तथा 1 इंच मुस्कान उपन्यास में नष्ट होते संयुक्त परिवारों की व्यथा को मन्नू भंडारी ने बहुत सुंदर ढंग से अंकित किया है। संयुक्त परिवारों में बच्चे माता पिता के अतिरिक्त दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, चाचा चाची इत्यादि अनेक संबंधों को समझते हैं, क्योंकि जब हम सड़क पर निकलते हैं तो हर कोई हमारे लिए अंकल और आंटी होता है। उनके साथ हमारी संवेदनाएं उतनी आत्मीयता के साथ जुड़ नहीं सकती जितना हमारे घर के लोग हमारे साथ आत्मीय अनुभव करते हैं। बच्चे इन लोगों से मानवीय मूल्यों को सीखते हैं, अपने व्यक्तित्व में उन्हें आत्मसात करते हैं और इस प्रकार से अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने में ये मूल्य उसको सहारा देते हैं। एक खाने आकाश नाई की कथा नायिका लेखा सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर सबके साथ रहती है, किंतु ये सभी लोग एक साथ रहते हुए भी उनके बीच में एक अजनबीपन फैला हमें दिखाई देता है। इनकी समस्याएं अपनी अपनी हैं, अपनी अपनी समस्याओं का अपने अपने ढंग से ये समाधान निकालते हैं और एक दूसरे से कहीं ना कहीं ईर्ष्या करते हैं, द्वंद्व करते हैं और चाहते हैं कि हम दूसरे को नीचा दिखाकर अपना साम्राज्य स्थापित कर लें। लेखा की जेठानी उससे केवल इसलिए ईर्ष्या करती है क्योंकि लेखा पढ़ी लिखी है और शहर जाकर नौकरी करती है और इसलिए वो स्वतंत्र है कि अपना जीवन जैसा चाहे वैसा गुजार सके, किंतु जेठानी सास ससुर के साथ रहती है, इसलिए वो उस तरह का स्वतंत्र जीवन जीने के लिए बाध्य है जैसा उसके सास ससुर चाहते हैं। वो लेखा की तरह स्वतंत्र ना व्यक्तित्व रख सकती है और ना ही उस प्रकार का आचरण कर सकती है। वो बहुत तीखे स्वर में लेखा से कहती है, तुम ही करो नाव की सैर सपाटे, हमारी किस्मत में तो रसोई के ही सैर सपाटे लिखे हैं। इस उक्ति से स्पष्ट है कि कितना विद्रोह, कितनी ईर्ष्या उसके मन में भरी पड़ी है कि क्यों लेखा पढ़ी लिखी है और वो शहर जाकर अपने अनुसार अपना जीवन जी पा रही है। आज अगर हम देखें तो सारे के सारे संबंध अर्थ की दृष्टि से केंद्रित हो गए हैं। अगर आपके पास पैसा है, आपके मित्र हैं, अगर आपके पास रुपया पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, तो सब कोई आपसे रिश्ता बनाना चाहता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, कोई आपका भाई बन जाता है, कोई आपकी बहन बन जाती है और कुछ नहीं तो वो आपका कोई दूर का ही रिश्तेदार बनकर आपके सामने आ जाता है। मन्नू भंडारी ने इस समस्या को भी अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें दिखाया है। एक खाने आकाश नाई की में चाची को ऐसा लगता है कि मानो घर के सभी लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, कोई उसे पसंद नहीं करता और कोई उससे प्रेम नहीं करता। इतना ही नहीं, उन्हें ऐसा भी लगता है कि उसके हिस्से का सारा रुपया पैसा मानो उसके रिश्तेदार उससे छीन रहे हैं। लेखा जब उनके लिए साड़ी लाती है, बहुत मनोयोग से लाती है, प्रेम से लाती है, पर उसकी सास चाची को वो साड़ी नहीं देने देती और उसको कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ इसको मिल गया है, इससे अतिरिक्त इसका प्रारब्ध नहीं है। उसका मन इतने से ही नहीं भरता और वो लेखा को कहती है पहले ही तो सारा घर खाए बैठी है चुड़ैल और साड़ी अपनी ओर खींच लेती है। छोटी सी चीज़ है साड़ी, पर इसके माध्यम से लेखिका ने ये बताया है कि किस तरह से हम स्व केंद्रित होते चले जा रहे हैं कि हम अपने किसी रिश्तेदार को एक छोटी सी भेंट देते हुए भी ये
सोचते रहते हैं कि वो व्यक्ति अर्थ की दृष्टि से कितना सबल है, अर्थ की दृष्टि से वो कब, कहाँ, कैसे हमारा साधन बन सकता है। संयुक्त परिवारों में मित्रों एकाधिकार की भावना भी हमें दिखाई देती है। परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति पूरे परिवार को नियंत्रित करता है और कई बार इस नियंत्रण के कारण बाकी लोग दबा हुआ, घुटा हुआ, बेबस अपनी जिंदगी को देखते हैं और उनको लगता है कि अगर उस घर रूपी पिंजड़े में से वो छोटा सा भी दरवाज़ा या खिड़की खुली हुई दिख जाए तो कहीं वो उड़कर आकाश में विचरण करने लगें। सियानी बुआ, संख्या के पार, छत बनाने वाले और स्वामी उपन्यास में लेखिका ने परिवार में इसी एकाधिकार की भावना को व्यक्त किया है, जिसके कारण सामंजस्य और प्रेम की भावना लुप्त होती दिखाई देती है। डॉक्टर हेमेंद्र का इस विषय में कथन है, परिवार के सदस्यों के साथ जब अमानवीय व्यवहार होने लगता है तो परस्पर वैमनस्य उत्पन्न होता जाता है, जो संयुक्त परिवारों के लिए घातक है। संयुक्त परिवारों में सबसे अधिक तनाव की स्थिति बहू और सास के संबंधों में हमें दिखाई देती है। सब कहते हैं विवाह के समय अपने बेटे के बेटी लाएंगे, पर ना कभी बेटी लाई जाती है और ना कभी बहुएं बेटी बन पाती हैं। दोनों के बीच एक अजीब सा तनावपूर्ण रिश्ता हमें दिखाई देता है। सास को लगता है कि मेरा जो एकाधिकार था, जो मेरा एक साम्राज्य था, वो कहीं ना कहीं मुझसे छिन रहा है, और बहू को लगता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आई हूँ तो यहाँ से मुझे भी कुछ मिले। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो मन्नू जी ने अपनी कहानियों में बताया है कि कई बार सास बहू के ऊपर अपना अधिकार दिखाने के लिए अत्याचार करने से भी बाज नहीं आती। नशा कहानी में 10 वर्षीय आनंदी का जिस समय विवाह होता है उसे विवाह का अर्थ भी पता नहीं होता। उसे ये भी नहीं पता होता कि उसे अपने माँ बाप का नाम याद करके, माँ बाप के घर को याद करके रोना नहीं है, क्योंकि ये उसके माँ बाप का घर नहीं, उसकी ससुराल है। और जब वो रोने लगती है माँ बाप को याद करके तो सास को बहुत बुरा लगता है और वो उसे इतना मारती है कि उसके खून निकल आता है। सियानी बुआ कहानी में भी परिवार के सभी सदस्य सियानी बुआ के कठोर अनुशासन के नियंत्रण में रहकर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। उनकी भतीजी कहती है, सब पर बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सब काम इतनी व्यवस्था से होता है जैसे सब मशीन हो जो कायदे से बंधी बिना रुकावट अपना काम किया करती हैं। माँ के कठोर अनुशासन के कारण ही अनु असमय प्रौढ़ हो जाती है और बीमार रहने लगती है। उसे लगता है कि परिवार में उसकी स्थिति केवल एक मूक पशु के समान है जिसे केवल कार्य करते रहना है। छत बनाने वाले कहानी में ताऊजी अपने दोनों बेटों को व्यक्तित्वहीन बनाकर ही दम लेते हैं। उन्हें कभी पसंद नहीं आता कि उनके बच्चे उनके सामने अपने मन की इच्छाओं को व्यक्त भी कर सकें। उनका परिवार में इतना आतंक है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई हंस बोल भी नहीं सकता। परिणाम स्वरूप उनके दोनों बच्चे व्यक्तित्वहीन दब्बू बन जाते हैं। संख्या के पार कहानी की प्रमिला के नाना उसकी माँ को आजीवन माफ़ नहीं कर पाते। उसकी माँ की कोई गलती नहीं है, सास ने उसके विधवा होते ही उसे बेच दिया था, किंतु उन्होंने प्रमिला की माँ के संदर्भ में उसके परिवार वालों को झूठ बोला था कि वो कहीं चली गई है। अपनी बेटी के द्वारा इस आचरण को देखकर प्रमिला के नाना क्रुद्ध होते हैं और वो आजीवन प्रमिला को उसकी माँ से नहीं मिलने देते। व्यक्तिवादिता के कारण
संबंधों में आज हमें दूरियां दिखाई देती हैं। हम मैं के कारण अपने संबंधों को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। घुटन, स्त्री सुबोधिनी कहानियों में अभिभावकों और बच्चों के बीच बनते बिगड़ते इन सुंदर और कुरूप रिश्तों को मन्नू भंडारी ने बहुत सुंदर ढंग से अंकित किया है। शय कहानी की कुंती अपने बीमार पिता का सेवा करते हुए, उनका पालन पोषण करते हुए, अपने छोटे भाई बहनों को देखते हुए इतना थक जाती है, अंदर ही अंदर टूटने लगती है कि वो ये भूल जाती है कि इसी पिता की छत्र छाया में पलकर वह बड़ी हुई थी। इन्हीं पिता ने उसे चलना सिखाया था, खाना खाना सिखाया था और समाज में सिर ऊंचा करके रहना सिखाया था। इतना ही नहीं, वो गृहस्थी का बोझ उठाते इतना तंग आ जाती है कि ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, अब तो तू पापा को उठा ले। उसे दहशत होती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कैसे जीवन यापन करेगी। इतना ही नहीं, घुटन कहानी की माँ अपनी विवाह योग्य पुत्री मोना का विवाह करने की कल्पना मात्र से ही सिहर उठती है। उसे लगता है कि यदि मैं मोना का विवाह कर दूंगी तो अब तक परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो हर महीने मोना पैसे दे रही है, वो पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से परिवार का खर्चा चलेगा, छोटे भाई बहनों की शिक्षा का काम चलेगा। और ये सोचकर वो सोचती है कि यदि आजीवन मोना विवाह ना करे तो ज़्यादा उचित होगा। उसे मोना की इच्छाओं का, आकांक्षाओं का ज़रा सा भी ध्यान नहीं रह जाता। और ऐसे में शायद माता पिता ये भूल जाते हैं कि बच्चों की अपनी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, वो केवल पैसा कमाने की मशीन नहीं होते। स्त्री सुबोधिनी की कथा नायिका अपनी इच्छाओं को दबाकर अपनी विधवा माँ और अपने भाई बहनों का खर्चा उठाती है, किंतु उसे घुटन, संत्रास, अकेलापन, अजनबीपन तब और अधिक सालने लगता है जब उसे अनुभव होता है कि उसकी माँ उसे हर महीने मनी ऑर्डर भेजने वाला यंत्र समझती हैं। वो दुखी हो कहती है, सब ओर से असुरक्षित और असहाय होकर ही मैंने जिंदगी के 27 साल पूरे कर लिए। नशा, तीसरा हिस्सा, रेत की दीवार कहानियों में मन्नू भंडारी ने उन वृद्ध परिवार के मुखियाओं का, कमज़ोर होते उन लोगों का जिन्होंने यावत जीवन अपने परिवार के लिए अपने जीवन को होम कर दिया था, उनकी व्यथा का अंकन किया है कि किस प्रकार से जब वो अर्थ कमाने लायक नहीं रहते, परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, तो परिवार के बाकी लोग उन्हें घर के उस अकेले कोने में पड़ा छोड़ देते हैं। उन्हें उसी तरह से उनके साथ आचरण किया जाता है जैसे कोई मेज कुर्सी बेकार हो जाती है और हम उसको घर के कोने वाले कमरे में बंद कर देते हैं और उसे कभी कभी झाड़ने के लिए, पोंछने के लिए बाहर निकालते हैं। इन वृद्ध लोगों की, इन असहाय लोगों की, इन कमज़ोर लोगों की परिवार में यही नियति हो जाती है कि जब तब हमें अगर उनके साइन कराकर, हस्ताक्षर कराकर पैसे चाहिए होते हैं, तब हम उनको दुलराते हैं, पुचकारते हैं, या अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे कभी काम आएंगे तो हम उनसे थोड़ी देर के लिए जाकर बातचीत कर लेते हैं। अन्यथा जगह जगह वृद्ध आश्रम खुले ही हुए हैं और बच्चों को जरा सा भी संकोच नहीं होता अपने माता पिता को वहाँ ले जाकर आजीवन तरसाते रहने के लिए। नशा कहानी में शराबी पिता
और किशन के माध्यम से लेखिका ने ये बताया है कि कभी कभी ये घुटन, अकेलापन, संत्रास व्यक्ति को नशा करने के लिए मजबूर कर देता है। और एक बार जब व्यक्ति नशा करने लगता है तो वो भूल जाता है कि कुछ समय के लिए तो वो नशा करता है और झूमता है, बाद में शराब झूमती है और वो उसके नशे में अपना जीवन नष्ट करता रहता है। अपनी माँ के प्रति पिता के अन्यायों को देखता हुआ किशन जब बड़ा होता है तब उसे बहुत बुरा लगता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। 12 वर्ष बाद जब वो घर आता है तब भी देखता है कि पिता के आचरण में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आया और वो गुस्से से भर उठता है। वह अपनी माँ से कहता है, और दे पैसे, मेहनत मजदूरी कर और पिला इस सांड को, कहकर वो जबरदस्ती अपनी माँ को अपने साथ ले जाता है। रेत की दीवार कहानी में रवि यह भूल जाता है कि उसे इंजीनियर बनाने के लिए उसके माता पिता, भाई बहन ने कितना परिश्रम, कितना संघर्ष किया था और उसके बदले में उससे कभी कुछ नहीं चाहा। किंतु जब वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता है तो उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है और उसे लगता है कि कहीं मेरे माँ बाप या मेरे भाई बहन अपने किए का मुझसे अब भरपाई तो नहीं चाहेंगे, कहीं वो ये तो नहीं चाहेंगे कि जो कुछ मैं कमा रहा हूँ उसमें से उन्हें उनका कुछ हिस्सा दूँ। और इस तरह से उसे लगता है कि मानो वो उसके ऊपर सवारी करना चाहते हैं, उसके माध्यम से अपने बाकी जीवन को जीना चाहते हैं। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, इन सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं और ये लोग अपनी अपनी समस्याओं का अपने अपने दृष्टिकोण से समाधान निकालते हैं। आज व्यक्ति के अंदर से मानो सारी संवेदनाएं सूख गई हैं। हम अपने भाई बहनों को भी अपना कहने में संकोच करने लगे हैं अगर हमारा स्टेटस एक सा नहीं होता। नकली हीरे कहानी में इसी बात को बताया है कि किस प्रकार से एक अर्थ संपन्न बहन अपनी छोटी बहन को देखकर प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मध्य वर्ग से उसका संबंध है। उसे लगता है कि अपने ड्राइवरों, नौकरों के सामने वो ट्रेन से 3rd क्लास या 2nd क्लास से आती हुई अपनी बहन का स्वागत करेगी तो उनके सामने उसका जो महत्व है वो भी कम हो जाएगा। इंदु अपनी बहन को देखकर जब उससे गले मिलना चाहती है तो वैभव संपन्न बहन उसको जल्दी से घर के अंदर ले आती है और उसे समझाती है कि नौकरों के सामने इस तरह का आत्मीय व्यवहार रखना उचित नहीं है, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परिवारों में रक्त संबंधों में प्रत्येक सदस्य होना तो ये चाहिए कि एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें, किंतु ऐसा नहीं होता। एकल परिवारों में ज़्यादातर संबंधों में आँख से दूर तो दिल से दूर की भावना जन्म ले लेती है और हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा भाई या बहन दूसरी जगह पे हैं तो ठीक ही होंगे, हमें उनकी रोज़ रोज़ खबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं मित्रों, यदि हमारा कोई दूर का रिश्तेदार या पास का रिश्तेदार तरक्की कर लेता है, एक ऊंचे पद को प्राप्त कर लेता है, तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं और चाहते हैं कि साम दाम दंड भेद किसी भी नीति को अपनाकर हम उससे और अधिक ऊंचा स्थान और अधिक पैसा कमाएं। मजबूरी, सज़ा, इनकम टैक्स कहानियों में लेखिका ने संबंधों के बीच में फैलते इस अंतराल को बहुत खूबसूरती से चित्रित किया है। उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से हम एक दूसरे से दूर और दूर से दूर होते चले जा रहे हैं और ये दूरी
चाहे हमें अर्थ की दृष्टि से समृद्ध अवश्य कर दे, किंतु जब हम शाम को अकेले बैठते हैं तो हमारे आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता जिससे हम अपने मन की दो बात कर सकें, और ऐसे समय में हमें हमारा अकेलापन और अधिक डराने लगता है। मजबूरी कहानी में रामेश्वर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ दूर जाकर नौकरी करने के लिए विवश है। वो साल में केवल एक बार, 3 सालों में एक बार शायद अपनी माँ से मिलने के लिए आ पाता है। रस्म अदायगी करता है, कुछ समय के लिए आता है, माँ को आश्वासन देता है और जल्दी ही चला जाता है। माँ अपने पोते पोतियों को देखना चाहती है, अपने बेटे बहू के साथ वक्त गुजारना चाहती है और इसलिए अनुरोध करती है कि वो साल में कम से कम एक बार तो उससे मिलने आ जाया करे। संबंधों की दृष्टि से अगर हम देखें तो रामेश्वर और उसकी पत्नी को माँ का साथ की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने बच्चों का ठीक ढंग से ध्यान नहीं रख पाते और इसलिए वो अपने बच्चों को माँ के पास छोड़ जाते हैं कि माँ उनका ध्यान रखे, उनका पालन पोषण करे। माँ जब उनका ध्यान रखती है, पालन पोषण करती है, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहू आकर फिर उन बच्चों को अपने पास ले जाती है और ये नहीं सोचती कि अब तक मेरी सास ने मेरे बच्चों को पाला, अब वो अकेले अपना जीवन किस प्रकार से जिएगी। मतलब हम संबंधों को भी अपनी सुविधा अनुसार जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, उनका मोल भाव करते हैं और इस प्रकार से हम अपना जीवन केवल अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। ऐसे में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे परिवार के बड़े लोग जिन्होंने अब तक अपने जीवन को हमारे लिए होम किया था, वो भी हमारी तरफ आंखें गड़ाकर, पलकें बिछाकर बैठे हैं, हमारे समय में से थोड़ा सा समय अपने लिए भी चाहते हैं। मित्रों, अपनी अन्य कहानियों में भी मनु जी ने बहुत सारी समस्याओं के माध्यम से समाज में मनुष्य के विभिन्न रूपों को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है और उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से अगर हम अर्थ की दृष्टि से ऊंचे उठते चले जा रहे हैं तो व्यक्ति की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से हम बहुत खोखले होते जा रहे हैं, हमारे हाथ रिक्त होते जा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन जब हम अपनी मुट्ठी खोलकर देखें तो हमारी मुट्ठी में कुछ भी ना रहे। अपने अगले वक्तव्य में हम मनु भंडारी की अन्य रचनाओं पर भी दृष्टिपात करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं मनु भंडारी की कहानियों में व्यक्त विभिन्न समस्याओं के विषय में कि मनु भंडारी ने अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में किन समस्याओं को अपने पाठकों के समक्ष रखा और उनकी दृष्टि में उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है। अर्थ विषमता, संशय, स्वार्थ, कटुता व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य के संबंध को बिखेरने में, दरकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी में नैना की माँ अपनी बहन दर्शना से बहुत अधिक प्यार करती है।
उसे समय समय पर उपहार भी देती है, किंतु जब दर्शना का पति उसे अपने घर से अकारण निकाल देता है तो सामाजिक भय के कारण नैना की माँ भी उसे अपना स्वीकृति, अपना प्रेम देने से इनकार कर देती है और वो नैना से भी मना करती है कि वो मौसी से अपना कोई संबंध ना रखे। वह कहती है, देख नैना, उस छिनाल के घर मत जा। जिद करके तू चली गई तो समझ लेना माँ तेरे लिए मर गई। यहाँ अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए नैना की माँ एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचती कि उसकी बहन दर्शना को इन विपरीत स्थितियों में, इस विपरीत वातावरण में उसके स्नेह की, उसके प्रेम की आवश्यकता है और उसे समाज की परवाह ना करते हुए अपनी बहन को आदर से, प्रेम से अपने गले लगाना चाहिए। मजबूरी कहानी में बेटा बहू अम्मा को तब याद करते हैं जब उन्हें अपने दोनों बच्चों को संभालने के लिए किसी आया की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो बाहर से आया लेकर आएंगे तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, उस पर निगाह रखनी पड़ेगी और इससे उन्हें असुविधा होगी। किंतु अम्मा अगर बच्चों को देखेंगी तो ना तो पैसे खर्च होंगे, ना अम्मा उनको बिना खाना खाए सोने देंगी और उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर भी लेखिका ने बताया कि हम स्वार्थी कितने हैं कि हम अपने माता पिता को भी उन आयाओं का स्थान देने से बाज नहीं आते जिन्हें हम रुपए पैसे से खरीद सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे बड़ों का प्यार हम दिखाते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं, अपितु हम उनसे प्यार नहीं करते, हम उनसे स्वार्थपूर्ण रिश्ता रखते हैं। अकेली कहानी जो है मनु भंडारी की, उसमें उन्होंने बताया कि बच्चे की मृत्यु हो जाती है, पति घर से छोड़कर चला जाता है और जो अकेली की कथा नायिका है वो समाज में जगह जगह जाकर, हर घर में जाकर वो अपने लिए एक मित्र ढूंढने की कोशिश करती है। किसी के घर में कोई बीमार है वो वहाँ जाकर उसकी सेवा करने लगती है, किसी के घर में शादी ब्याह है वो वहाँ जाकर उनका काम में हाथ बटाने लगती है। वो हर किसी से एक संबंध जोड़ने की कोशिश करती है, पर कोई भी उसके साथ आत्मीय संबंध नहीं जोड़ता। सब उससे रिश्ता जोड़ते हैं, क्यों? जब तक उनकी उससे ज़रूरतें पूरी होती हैं। जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तब वो उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं। इनकम टैक्स और नींद कहानी में दयाल प्रसाद का भाई शहर जाकर बहुत सारे रुपए कमाता है। केवल रुपए ही नहीं कमाता, उसकी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर भी बन जाती है। दयाल प्रसाद भाई के परिवार की तरक्की देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है और अपने बच्चों को कहता है, देखो महिमा तुम्हारी बराबरी की बहन है, फिर भी अब ज़रा बड़ी हो गई है, सो बहुत घुल मिलकर बातें मत किया करो। सच बात तो ये है बच्चों कि अब हमारे वैसे संबंध भी नहीं रहे, तुम समझ गए होंगे। बड़ों का व्यवहार जैसा होता है, बच्चे परिवार में रहकर उसी प्रकार का व्यवहार करना सीख जाते हैं। और इन कहानियों के माध्यम से मनु जी ने ये बताया कि किस प्रकार से बड़ों के बीच में जब एक खाई पैदा हो जाती है, दरार पैदा हो जाती है, तो वो दरार समय के साथ साथ बढ़ती नहीं है, अपितु और गहरी से गहरी होने लगती है। दाम्पत्य संबंध परिवार की लघुतम इकाई होने के बावजूद परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसमें रहकर मनुष्य संयम, संतोष, प्रेम, विश्वास, आत्मसम्मान, निष्ठा जैसे तत्वों को ग्रहण करता है, अपने में आत्मसात करता है। पति पत्नी जरा सा मनमुटाव होते ही एक दूसरे पे लांछन लगाना शुरू कर देते हैं। मनु भंडारी के अनुसार अलगाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता,
क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता। हम पति और पत्नी दोनों एक दूसरे में अपनी अपूर्णता को खोजते हैं और इस प्रकार से अपनी अपनी अपूर्णता को दूसरे के साथ मिलकर पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। अगर हम अपने बीच में अहंकार की दीवार खड़ी कर देते हैं तो ये अहंकार की दीवार कभी भी नीचे नहीं ढहती और समय के साथ साथ स्थितियाँ इतनी बदतर होती चली जाती हैं कि हम एक दूसरे पर अकारण कटाक्ष करने लगते हैं, तीखा बोलने लगते हैं, एक दूसरे से बातों को छुपाने लगते हैं और धीरे धीरे संबंधों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं और तब मनुष्य को लगता है कि अच्छा होगा हम अलग हो जाएं। यहाँ पर पुरुष अपने जीवन में उच्च शिक्षित नारी की अपेक्षा तो करता है, किंतु वो चाहता यही है कि सिर पर पल्लू रखकर उसका अनुसरण करती हुई मौन पतिव्रता, पति को परमेश्वर मानने वाली नारी ही उसके जीवन की शोभा बढ़ाए। और जब नारी पढ़ लिख जाती है, आत्मनिर्भर हो जाती है, अपना अच्छा बुरा सोचने लगती है, तब उसे लगता है कि मैं पति को परमेश्वर क्यों मानूं? मैं पति को सहचर, सहयोगी, मित्र, प्रेमी क्यों नहीं मान सकती? क्यों मैं उससे अपने मन की बात साझा नहीं कर सकती? सदियों से पितृसत्तात्मक सोच वाला पुरुष महिला के इस मित्रवत व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे लगता है कि आज तक जिस नारी पर मैं शासन करता आया था उससे मैं प्रेम से बात कैसे कर सकता हूँ, उससे मैं अपना मित्र कैसे बना सकता हूँ। और यहीं पर आकर संबंधों में बिखराव आना शुरू हो जाता है। पुष्पाल सिंह जी के अनुसार दंपति संबंधों की दरार समकालीन जीवन का एक कटु सत्य है। विविध प्रकार और कारणों से आज पति पत्नी के बीच दूरियां आ गई हैं। विशेषतः शिक्षित और उच्च कहे जाने वाले वर्ग की यह नियति बन गई है, किंतु फिर भी सामाजिकता के भय और 7 जन्मों तक निभाई जाने वाली प्रीति के संस्कारवश स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी के इस रिश्ते को ढोए चले जा रहे हैं। कभी होता होगा कि इन संबंधों को 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता था। आज अगर हम देखें तो ये संबंध 7 जन्म तो छोड़िए, 1 या 2 साल भी निभ जाएं तो वो पति या पत्नी अपने आप को भाग्यशाली मानने लगते हैं। आत्मनिर्भर नारी और संबंध विच्छेद, इन दोनों का आपस में गहरा संबंध हमें दिखाई देता है। आत्मनिर्भर नारी पहले संबंधों में सामंजस्य स्थापित करना चाहती है, किंतु जब उसे लगता है कि समझौते केवल एक ही तरफ से हो रहे हैं, वही केवल आगे बढ़ रही है, वही केवल आगे बढ़कर गलती ना होने पर भी अपना सिर झुका रही है, तो एक समय आने के बाद वो पीछे हटना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी नज़र में उसे कहीं ना कहीं लगता है कि एक कदम मैं चली हूँ तो कुछ पग तो तुम भी चलो। संबंधों में जब लेन देन की भावना, बदले की भावना आ जाती है, तब भी संबंध बिखरने लगते हैं। दरार भरने की दरार, कहानी की श्रुति थोड़ी सी अनबन होते ही घर छोड़कर चली जाती है। उसका मानना है हर आदमी किसी ना किसी पर डिपेंड करता है, मैं भी करती हूँ, पर विभु पर नहीं। उन पर निर्भर करूँगी तो कितनी ही बड़ी कीमत मांगेंगे, वे अपना उतना देने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। इसके साथ ही दाम्पत्य संबंधों में तीसरे के आ जाने की जो स्थिति है, वो तीसरा पुरुष भी हो सकता है और कोई महिला भी हो सकती है, वो भी संबंधों में विषैलापन भर देते हैं। यहाँ गलती चाहे किसी की भी हो, परिवार में परिणाम दोनों ही पति पत्नी को भुगतना पड़ता है। और इसके साथ अगर परिवार में संतान हो तो सबसे अधिक प्रभाव उन बच्चों पर पड़ता है जो अकारण अपने माता पिता के अपराधों का
दंड वहन करते हैं। बिना दीवारों का घर जो नाटक है लेखिका का, उसमें मीना अपने पति जयंत के जीवन में आई स्टेनो के कारण खुद को अपमानित अनुभव करती है और उसे छोड़कर चली जाती है। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि घर छोड़कर अन्यत्र चले जाना इतना सहज नहीं होता। हमें वो विकल्प के रूप में सही अवश्य लग सकता है, किंतु यादें किसी स्लेट पर लिखी हुई नहीं होती कि आप जब चाहें आप उसे मिटा दें। वो आपके मस्तिष्क में होती हैं और जब भी मनुष्य अकेला होता है, यादें आकर उसे घेर लेती हैं और व्यक्ति जीवन में कभी भी बेचैन हो उठता है। उसे ये नहीं समझ में आता कि वो क्या करे। पति पत्नी का ये अजनबीपन एक ही छत के नीचे रहकर करवटें बदलते बदलते जिंदगी को जीने के लिए कई बार मजबूर कर देता है। एक दूसरे को निरंतर देखने के कारण उनकी विवशता होती है कि जो घाव है वो कभी भी भरता नहीं है। बंद दरवाजों का साथ कहानी की मंजरी पति के जीवन में तीसरे की उपस्थिति के कारण विचलित रहने लगती है। वह समझती है कि अनजानी अनचाही ही विपिन से वह लगातार दूर होती चली जा रही है। उनके संबंधों में ठंडापन आता जा रहा है और वे अनायास ही एक दूसरे से लगातार अपरिचित होते चले जा रहे हैं। अलग अलग लोग इस समस्या का अलग अलग समाधान निकालते हैं। कुछ लोग तलाक लेकर पुनर्विवाह करना उचित समझते हैं, तो कुछ लोग अलग रहना इसके लिए उचित मानते हैं, तलाक नहीं लेते। उन्हें लगता है कि शायद जीवन के किसी मोड़ पर दोनों में से कोई उस समस्या को समझ ले कि कहाँ पर चूक हुई, कहाँ पर दोनों ने जो साथ चलने की शपथ खाई थी, जो जीवन पथ पर उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का सोचा था, वहाँ पर कहाँ किससे क्यों कब भूल हुई उसे समझ में आए और वो यू टर्न कर सकें, वापस आ सकें और फिर पुनः अपने जीवन को समरसता के साथ, प्रेम के साथ जी सकें। इस आचरण के लिए हमेशा पुरुष ही उत्तरदायी नहीं होता। लेखिका ने बताया है कि कई बार अति आधुनिक दृष्टि रखने वाली महिलाएं भी पति के अतिरिक्त विवाहितर प्रेम प्रसंगों में अपने आप को उलझा लेती हैं और जिस प्रकार से एक धागा अगर उलझता चला जाए तो उसका सिरा हमें नहीं मिलता, उसी तरह से ना चाहते हुए भी इन संबंधों के सिरे हमें दिखाई नहीं देते हैं और ये जो त्रिकोण की स्थिति पैदा हो जाती है संबंधों के बीच में, तो वहाँ पर एक समय ऐसा आता है जब किसी ना किसी बिंदु पर आकर हमें अपने आप को पीछे हटाना पड़ता है या किसी एक संबंध से हमें अपना अलगाव करना पड़ जाता है। ऊंचाई कहानी में पति पत्नी शिवानी के मध्य उनका पूर्व प्रेमी आ जाता है। पति अपनी पत्नी के मुंह से पूर्व के संबंधों को बेहिचक स्वीकार करता देखकर भौचक्का रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो चाहे ये संबंध विवाह से पूर्व के हैं, पर पत्नी कितनी आसानी से उसके बारे में बात कर रही है। उसे किसी भी प्रकार का कोई शर्म नहीं है, कोई उसको लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा और वो कहती है कि इस प्रकार का अगर संबंध है भी तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वह मानता है कि इस प्रकार के संबंधों को खत्म हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि अगर वो प्रेम उनकी अब की जिंदगी में आ जाता है तो वो ऐसे प्रेम के साथ अपना जीवन नहीं निभा पाएगा। उसके अनुसार इस संबंध पर अधिक बहस ना करके तुम्हें भी अधिक कष्ट ना दूं, इसलिए हमेशा के लिए अपने को मुक्त ही कर दूं। यहाँ पति अलगाव की स्थिति को इस समस्या के समाधान के रूप में देखता है। शराब पीना यद्यपि किसी का व्यक्तिगत रुचि हो सकती है, किंतु इससे परिवार और परिवार के साथ साथ समाज का भी विघटन होता है। मनु भंडारी ने नशा, रानी का चबूतरा, घुटन कहानियों के माध्यम से शराब के कारण पारिवारिक बिखराव को अंकित किया है।
नशा कहानी में आनंदी का पति शराबी है। शंकर कहता है, घर का घर तबाह हो जाए, आदमी की जिंदगी तबाह हो जाए, पर यह जालिम तरस नहीं रखती। कैसा मूर्ख होता है आदमी भी। वह समझता है वह इसे पी रहा है, पर असल में यह आदमी को पीती है। रानी माँ का चबूतरा कहानी में गुलाबी का पति कोई काम नहीं करता और पत्नी के पैसों से शराब पीता रहता है। यह समस्या केवल हमें निम्न वर्ग में ही दिखाई नहीं देती, अपितु उच्च वर्ग में भी इस प्रकार की समस्याओं को हम यत्र तत्र बिखरा हुआ देखते हैं। घुटन कहानी की प्रतिमा साल में एक बार के लिए घर आने वाले अपने पति से परेशान है, क्योंकि उसका पति कहता है, आज तुम्हें पीना ही होगा डार्लिंग। घर आने की खुशी में, मिलने की खुशी में आज तो मैं पिलाकर ही छोड़ूंगा। हम समाज में किस तरफ जा रहे हैं, जहां पुरुष ना केवल खुद पीने को उचित मानता है, अपितु अपनी पत्नी को भी पीने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि हम आधुनिक दृष्टिकोण रख रहे हैं। और इस आधुनिक दृष्टिकोण के कारण जिन मूल्यों की बात हम अब तक करते आते हैं, वो मूल्य विघटित होते जा रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मूल्यों में निरंतर परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। मन्नू भंडारी की यही सच है, और एक बार और कहानियों में द्वंद्वात्मक स्थितियों को बहुत सुंदर ढंग से लेखिका ने अंकित किया है। यही सच है कहानी की दीपा अपने प्रेम को लेकर संक्षिप्त है। उसे लगता है कि निशित और संजय, इन दोनों में से उसका प्रेम किसके साथ सच्चा है। जब वह संजय के पास होती है तो उसे लगता है कि संजय से उसका प्रेम सच्चा है, और वो कहती है, मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। किंतु जब वो संजय से दूर होती है और निशित के पास जाती है, निशित के प्रेम को स्वीकार करती है, तो उसे लगता है कि प्रेम की अलग ही व्याख्या उसके सामने स्पष्ट होने लगी है। उसे लगता है प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में क्या हुआ तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र ही होता है। इस प्रकार से वो अपने पति और अपने प्रेमी दोनों के प्रेम में से उसको किससे सच्चा प्रेम है, इसके बीच झूलती रहती है। सुनंद कौर ने इस विषय में कहा है, प्रेम जो कभी एक पवित्र आत्मिक संबंध होता था, अब मनोरंजन का साधन बनकर रह गया है, परंतु जो अधिक समय तक मनोरंजन भी नहीं कर पाता, क्योंकि जिसे हम मनोरंजन मानकर प्रेम समझते हैं, एक समय आने पर वो हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, और हमें लगता है कि जब कभी भी चाहे अपनी सुविधा के अनुसार प्रेमी या प्रेमिका जो प्रेम को एक खेल मानते हैं, हमें छोड़कर चले गए हैं। आते जाते यायावर, नहीं एक बार और, गीत का चुंबन, एक कमज़ोर लड़की की कहानी, कहानियों में प्रेम का मनोवैज्ञानिक धरातल पर अंकन किया गया है। आते जाते यायावर कहानी की मिताली अपनी सहपाठी से प्रेम करती है। पारंपरिक मूल्यों में वो विश्वास करती है, इसलिए वो विवाह से पहले रागात्मक संबंधों को अपनी स्वीकृति नहीं देना चाहती। मिताली को जब बाद में ये पता चलता है कि ये समाज जो है वो पुरुष द्वारा केंद्रित है, पुरुष द्वारा नियंत्रित है, और पुरुष प्रेम की अपनी ही एक अलग व्याख्या करते हैं, और जो स्त्री उस व्याख्या को नहीं समझती, उसको अपने अनुसार नहीं ढालती, वो उनके लिए बेकार है। वो पिता के द्वारा जो स्वीकृत व्यक्ति है उसे विवाह करती है, और वो मानती है कि मैं उन पुराने मूल्यों को नहीं तोड़ पाती। एक बार और कहानी की बिन्नी कुंज से प्रेम करती है, किंतु उसका विवाह
की बात सुनकर कुंज उदास हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि कुंज पहले से ही विवाहित है तो उसे लगता है कि मानो वो छली गई है, धोखा उसे मिला है और वो उदास रहने लगती है। उसकी उदासी को दूर करता हुए निर्लज कुंज उसे कहता है, बिन्नी, शादी मुझे इतना संकीर्ण नहीं बना सकेगी कि मैं अपने सारे और संबंधों को झुठला दूं। शादी अपनी जगह रहेगी और मेरा तुम्हारा संबंध अपनी जगह। चश्मे कहानी में समर्पिता प्रेमिका को प्रेमी से जब पता चलता है कि उसको टीबी है तो वो उसको छोड़कर अलग चला जाता है। प्रेमिका का पिता प्रेमी के पास जाता है, उसे याचना करता है कि मेरी पुत्री को स्वीकार कर लो, किंतु वो नहीं मानता। डॉक्टर अनीता राजचुरकर के अनुसार आधुनिक व्यक्ति का चश्मा केवल शुभ देखना चाहता है, त्याग करना नहीं चाहता। स्त्री सुबोधिनी कहानी में कहानी की नायिका महानगर में हॉस्टल में रहती है। बूढ़ी माँ और बहनों की जिम्मेदारी उस पर है। उसे अपने नए बॉस शिंदे से प्रेम हो जाता है। उसे अनुभव होता है जैसे किस्मत ने 56 पकवान उसकी थाली में परोसकर उसके सामने रख दिए हों, किंतु जब उसे पता चलता है कि शिंदे विवाहित ही नहीं पिता भी है तो वह उससे अलग होने का निश्चय कर लेती है। चालाक शिंदे उसे अलग नहीं होने देता, अपनी प्रेम पगी बातों में भरमाए रहता है। दीदी कहानी में लेखिका ने नायिका के माध्यम से कतिपय सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा, इस देश में प्रेम के बीज मन और शरीर की पवित्र भूमि में नहीं, खेत, घर, परिवार की उपजाऊ भूमि में ही फलता फूलता है। या भूल कर भी शादीशुदा आदमी के प्रेम में मत पड़िए। दिव्य और महान प्रेम के खातिर बीवी बच्चों को दांव पर लगाने वाले प्रेम वीरों की यहाँ पैदावार नहीं होती। दो नाव पे पैर रखकर चलने वाले शूरवीर जरूर सरेआम मिल जाएंगे। इस प्रकार मित्रों, मनु भंडारी ने अपनी रचनाओं में प्रेम, विवाह, धर्म, राजनीति, सामाजिक समस्याओं, इन पर खुलकर अपनी बात रखी है और अपने पाठकों को इन समस्याओं से रूबरू कराते हुए कुछ कहानियों में समाधान दिए हैं और कुछ कहानियों में केवल समस्याओं को चित्रित करके पाठकों को एक खुला आकाश दे दिया है कि वो उन समस्याओं का जैसे चाहें समाधान निकाल सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि सब कुछ होते हुए भी महिलाओं का अपनी कोख पर भी अधिकार नहीं होता। वो कन्या को अगर जन्म देंगी तो भी पुरुष की अनुमति से, अन्यथा उन्हें भ्रूण हत्या करनी पड़ सकती है। अपनी कहानियों में ही नहीं, अपने उपन्यासों में भी उन्होंने, चाहे वो आपका बंटी हो, उसमें उन्होंने अलगाव की स्थिति को बताया है कि किस प्रकार से पति और पत्नी के अलगाव के कारण बंटी आज जीवन एक कुंठाग्रस्त बच्चे के रूप में हमारे सामने आता है, किस प्रकार की यातनाओं को सहता है। 1 इंच मुस्कान में किस प्रकार से अमला या रंजना अपना जीवन जीती हैं। महाभोज हुआ या स्वामी उपन्यास हुआ या आप कलेवा उपन्यास भी ले सकते हैं। इन सभी उपन्यासों में लेखिका ने हमारे समाज को, हमारे समाज में फैली हुई रूढ़ियों को, परंपराओं को, समस्याओं को हमारे सामने अंकित किया है। मित्रों, जब भी समय मिले इन सब को पढ़ने की ज़रूर कोशिश करिएगा। धन्यवाद। मित्रों, हमें आशा है कि हमारी आज की इस परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। इसी बात पर हम डॉक्टर ढींगरा का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमारे शो में आए, उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। मित्रों, हमें आगे दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।